बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। बेसिकली अभी तक हमने सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग में बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर कर लिए हैं, जैसे कि बेसिक इनपुट आउटपुट लेना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फिर हमने लूप्स को स्टडी किया, रेस को स्टडी किया। आज हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे। बेसिकली फंक्शंस क्या होता है कि बेसिकली एक सेट ऑफ कोड को, एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम है, उसको हमने एक शॉर्ट कोड दे देना है। हमने कहीं एक प्रोग्राम लिखा, उसकी कोडिंग की, वो चाहे 2 लाइन्स का है, 20 लाइन का है, 50 लाइन्स का, उसको एक शॉर्ट कोड दे देना है कि जब भी हमें वो पर्टिकुलर 50 लाइनें एग्जीक्यूट करनी है अपने सॉफ्टवेयर में, तो हम वहां पे उस शॉर्ट कोड को ऐड कर देंगे, तो वो फंक्शन वही काम करने लग जाएगा। बेसिकली वो शॉर्ट कोड क्या है, वो फंक्शन का नाम होता है। अब ये बेसिकली क्यों बनाया जाता है कि भाई अगर आपने एक ही काम अपने सॉफ्टवेयर में मल्टीपल जगहों पे करना हो, मल्टीपल टाइम करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई एडिशन है, वो अपने प्रोग्राम में 6 डिफरेंट जगहों पे करना है, तो हम हर जगह पे अलग अलग एडिशन करने के बजाय एक फंक्शन बना लेंगे ऐड के नाम से। तो जहां भी हमें एडिशन करनी है वो ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे और वो काम हो जाएगा। अब इस ये बेसिकली बनाते क्यों है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस के फायदे क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं जी। फॉर एग्जांपल, इजियर टू कोड। जब हम फंक्शंस के थ्रू प्रोग्राम को बनाते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है हैंडल करना। हमने हर तरह के कोड का अलग एक फंक्शन बनाया होता है, अपने एक फंक्शन फाइल बना लेते हैं, अलग से फंक्शन फाइल भी बन जाती है। उसमें 10, 20, 50, 100 जितने हमारे रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं वो डाल लेते हैं। जो जो फंक्शन हमें अपने कोड में चाहिए बस उसे कॉल करते रहते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कोड करना। ईजियर टू मॉडिफाई। ठीक है, अगर हमें कल को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो वो भी बहुत आसान हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने कहीं पे एक प्रोग्राम लिखा डिवीजन का, 2 नंबरों को लेके डिवाइड करना है, और वो 10 जगहों पे आपको जरूरत है, आपने 10 की 10 जगहों पे वो प्रोग्राम लिख दिया। कल को आपको रियलाइज हुआ कि नहीं जी, आपने जो प्रोग्राम लिखा उसमें एक छोटी सी चेंज होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिवाइडेड बाय जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, वो 10 की 10 जगहों पे जाकर उस कोड को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मैंने एक फंक्शन बना लिया होता तो क्या होता, मैंने सिर्फ अपने फंक्शन में जाके वो चेंज करनी थी, 10 की 10 जगहों पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाने थी। ये होता है फंक्शंस का फायदा कि इजी टू मॉडिफाई होता है। फिर इजियर टू मेंटेन होता है। ठीक है, इसको मेंटेन रखना बहुत आसान होता है। रीयूजेबिलिटी होती है, ठीक है, इसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। लेस प्रोग्रामिंग टाइम, बेसिकली बहुत कम वक्त में प्रोग्रामिंग हो जाती है। ठीक है, अब अगर 10 जगह पे मल्टीप्लिकेशन है तो 10 दफा कोड लिखने के बजाय एक दफा लिखना है, और आपने बाकी जगहों पे बस फंक्शन को कॉल करते जाना है, फंक्शन का नाम लिखेंगे, दैट्स इट। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं जी इस तरह के। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन। जैसे एक वेबसाइट है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी ही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, dgapps.com। अब इसमें फॉर एग्जांपल 100 पेजेस हैं, 100 के 100 पेजेस में ये हेडर, ये मेन्यू, ये फुटर जो है ये सेम होगा बेसिकली। ठीक है, 100 के 100 पेजेस में ये फुटर तो होगा ना। अब अगर मैं हर पेज में अलग हेडर और फुटर बनाऊं, और कल को मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना नंबर चेंज करना पड़ जाए, और 100 पेजेस में हेडर, तो क्या मैं 100 जगहों पे जाके चेंज करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, इसका एक अलग फाइल बना लूंगा हेडर की। ठीक है, जो कि ये समझ एक किस्म का फंक्शन बन जाएगा, और मैं तमाम पेजेस में इस फाइल को इंक्लूड कर दूंगा। वो कहेगा बस जहां भी हेडर डॉट एच टी एम एल है उसको ऐड कर दो, या हेडर डॉट पी एच पी है उसको ऐड कर दो। अब जब हेडर डॉट पी एच पी को हर पेज में ऐड कर रहा है, और कल को मुझे नंबर चेंज करना पड़ रहा है, तो मैं सिर्फ हेडर डॉट पी एच पी की फाइल में जाके चेंज करूंगा नंबर, और तमाम 100 के 100 पेजेस में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये एक फायदा होता है अलग से फंक्शन बनाने का। ओके, देर आर, अब टाइप्स कितनी है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नॉर्मली देर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वन इज, एक हम कहते हैं कि जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड
फंक्शंस। ठीक है। बेसिकली एक वो फंक्शन होता है जो एक प्रोग्रामिंग का जो डेवलपर होता है, जब एक प्रोग्रामिंग बन रही होती है तो उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज, कुछ उसके फंक्शंस बनाकर डाल दिए जाते हैं, यानी कि वो उस प्रोग्रामिंग का हिस्सा होते हैं। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो उस प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होते, बाद में हमें अपनी ज़रूरत के तहत फंक्शन खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर सी इन लेने का एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, कंसोल से इनपुट लेने का, कंसोल को आउटपुट देने का भी फंक्शन बना हुआ है। ये इस तरह के ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने कोई पावर लेनी है, एडिशन करनी है, उसका अगर बिल्ट इन फंक्शन रख दिया गया है तो वो आप कॉल करेंगे और वो काम हो जाएगा। लेकिन अब अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आपको ज़रूरत है, तो आप उसे खुद भी बना सकते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, कि बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन क्या है और कैसे ऑपरेट होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कल की क्लास में देखेंगे। अब बिल्ट इन फंक्शन में को यूज करने के लिए हमें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, उसकी हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है। बेसिकली हर फंक्शन किसी ना किसी हेडर फाइल में या किसी लाइब्रेरी के अंदर पड़ा होगा, तो हम उसको यूज करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक लाइब्रेरी और उसके अंदर कोई बुक पड़ी हुई है। अगर वो बुक हमें चाहिए जो उस लाइब्रेरी का हिस्सा है, तो वो किसी ना किसी लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में पड़ी होगी, तो हमें उस लाइब्रेरी के थ्रू उसे एक्सेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो उस लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है, तो वो हम अपने नोट्स बना सकते हैं खुद से। ठीक है। चलें जी, आए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले तो मैं 2 जमा 2 कर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन। ओके। अब मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ जी, सम करने का। अब मेरे पास सम रहने दे, बल्कि बेसिकली पावर का एक फार्मूला बनाते हैं। ओके। इंट ए, हाँ हाँ, बल्कि इंट ए बी, सी आउट इंटर नंबर, सी इन ए, सी आउट इंटर पावर, कि इसकी कितनी पावर लेनी है जी, सी इन बी। और इसको सी आउट कर देते हैं हम। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई कब तक चलेगा, लेस देन और इक्वल टू बी आई प्लस प्लस। अब बेसिकली ए पावर बी का क्या है कि कोई भी आपने एक वैल्यू है उसको उतनी ही दफा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो हम बी तक उसका वो चला लेते हैं, लूप चला लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, आ, 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 इसको हम कहेंगे बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। और ए में ऐड करते गए, सी आउट पावर इज ए। अभी देखिए आप, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। अच्छा, इसमें ना हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट के नाम से, उसमें हम करते हैं। इसको हम करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू बी। ओके, इनटू ए, यहाँ पे पावर कर देंगे रिजल्ट। अब इसको, अच्छा एक मिनट, अब रिजल्ट को हम इनिशलाइज कर लेते हैं 1 से।
अब 1 से क्यों इनिशियलाइज किया ये तो आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेशन में याद करें वो हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी। एडिशन को इनिशियलाइज करते हैं हम 0 से, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, और इसीलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से इनिशियलाइज करते हैं। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल 2 का मैंने पावर लेनी है 3, 2 पावर 3 क्या होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, पावर का यही मतलब होता है ना, जो नंबर है उसको इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 4 या इवन 5 कर दूं, 2 की पावर 5, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। ये लेंगे, पावर इज 32। ठीक है, अब ये चीज हमने बगैर किसी फंक्शन के खुद कैलकुलेट की है। ठीक है, अब इसका एक बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लें। अब फंक्शन है एक पावर के नाम से, चलें जी, पावर, इसको हम क्या देते हैं, एक और लाइन डालते हैं, सी आउट पावर बाय फंक्शन। ठीक है, उसका हम सिंपल ये करते हैं, पावर ए कोमा बी, जो इसकी भी पावर लेनी है। ठीक है, इसको भी न्यू लाइन कर देते हैं। चलें देखते हैं। अब ये लें जी, एरर आ गया। वो एरर क्या दे रहा है, वो कह रहा है पावर POW, पो एक बिल्ट इन फंक्शन है, वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। वो कहता है भाई ये फंक्शन आपने डिक्लेयर ही नहीं किया इस स्कोप में। इसका मतलब ये कि इसकी हेडर लाइब्रेरी जो है ना वो ऐड नहीं की, बल्कि ये देखें जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो वो मुझे बता भी देता है कि इसकी बेसिकली आपने लाइब्रेरी नहीं ऐड की हुई। ठीक है, ये देखें वो बता रहा है कि मैथ लाइब्रेरी वाला पोर्शन ऐड नहीं किया हुआ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक लाइब्रेरी ऐड करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह हैश इंक्लूड। इस लाइब्रेरी का नाम है math.h, यानी कि math.h, मैथ के नाम से एक हेडर फाइल बनी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही डिफाइंड है। उनमें एक फंक्शन POW के नाम से भी है कि पावर लेने का। इसको मैं अब दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें अब एग्जीक्यूट हो गए। अब मैं इसको 2 की पावर 5 निकालता हूँ दो डिफरेंट तरीकों से, एक अपने तरीके से जो लूप लगा के निकाली, और एक फंक्शन के तरीके से। अब ये देखें दोनों तरीकों से सेम आती है, पावर 32। अब अगर मैं सिंपल ये लगाना चाहता हूँ तो मुझे ये कोई भी कोड, ये वाला जो 5 लाइंस हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल रिमूव भी कर दूं तो ये देखें ये मेरा पूरा प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपरली चलेगा। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 लेता हूं तो ये लें जी, पावर बाय फंक्शन इज 16। समझ लगी, सिंपल, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है POW, और इसके ये दो पैरामीटर हैं कि भाई किसकी पावर लेनी है और कितनी पावर लेनी है। 2 की पावर लेनी है 3 तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर लेनी है 4 तो 16 आ जाएगा। ए और बी मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, बस, बड़ा सिंपल है। फिर ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखें कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम बना रहा था तो उसके लिए मुझे ज्यादा स्पेस, ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी थी। अब पावर के, सॉरी, फंक्शन के थ्रू मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। जो इस फंक्शन की आउटपुट के लिए मैंने कोड लिखा था, जिसमें मैंने लूप्स लगाई और उसको लूप के थ्रू मल्टीप्लाई कर करके पावर जनरेट की, वो अब मैं सिंपल एक वर्ड से जनरेट कर लूंगा। दैट्स इट, बड़ा सिंपल है। आई होप ये चीज आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, आए जी, अब हम एक छोटा सा और बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, हम मुख्तलिफ अच्छा चलें, मैं आपको ना आज कौन कौन से फंक्शन देखते हैं, आ जाएं जी। बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, math.h लाइब्रेरी के जो फंक्शन है ना वो पहले हम देख लेते हैं। उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स मीन कोई वेरिएबल है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की निकलेगी। अब ये जो आएगी ना, ये मैं साथ आपको बताता भी रहता हूँ। अब ये वाली जो है ना वैल्यू, ये होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ठीक है,
अब एक इसी तरह का फंक्शन है FABS, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, कोई फ्लोट पॉइंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फ्लोट, फ्लोट वैल्यू जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम राउंड ऑफ देख लेते हैं। राउंड, ये भी किसी एक नंबर की इनपुट लेके हम राउंड करना चाहते हैं, राउंड वैल्यू, ठीक है। फिर इसी तरह राउंड में भी तीन तरह की होती है, एक राउंड होती है, एक सील होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसे कहेंगे राउंड अप, या इसे कह देंगे राउंड नेक्स्ट, ठीक है, आपकी मर्जी है। फिर इसी तरह फ्लोर होता है एक्स, इसे कहेंगे राउंड डाउन या राउंड प्रीवियस, ठीक है। अब बेसिकली चलें पहले मैं सारे लिख लेता हूँ जो 10-12 मुझे याद हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स में होंगे। जो 2 4 10 याद हैं वो लिख लेते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, राउंड ऑफ का हो गया, फिर इसी तरह साइन, वो जो मैथमेटिक्स में याद है, साइन कॉस टेन, वो हम निकालते थे, वो भी मैथ के फंक्शंस हैं, वो भी इसी तरह ही निकलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग फंक्शन हम निकालते थे, शायद आपको याद हो। फिर लॉग 10 हम निकालते होते थे, बेस 10 का। फिर इसी तरह आ, 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 हाँ, रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट का रिमाइंडर अगर निकालना है, ठीक है, तो वो इस तरह से निकालते हैं, इसे कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरह फिर पावर का है, ठीक है, पावर के लिए POW, पावर निकालने के लिए x, y, यानी कि जिसकी भी पावर निकालनी है। फिर इसी तरह स्क्वायर रूट का है, ठीक है, अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है। चले आइए ये सारी चीज़ें ना हम वन बाय वन एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके सामने ना लाइव। अच्छा, हाँ जी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, अब आपने यहाँ पे लाइब्रेरी लाजमी ऐड करनी है, अगर आप मैथ की लाइब्रेरी ऐड नहीं करेंगे तो फंक्शन नॉट डिक्लेयर्ड का एरर आ जाएगा, ठीक है, ये जहन में रखना। अच्छा, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट का ले रहे थे, ठीक है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट, एक डिफाइन कर लेते हैं फ्लोट बी। अब हम सी आउट कह देते हैं एक इंटीजर, सी इन ले लें ए, क्योंकि ए इंटीजर है। सी आउट, अब एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं इंटर फ्लोट, अब सी इन कर लेते हैं बी, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है। अब देखें, अब मुझे अगर इंटीजर का सी आउट यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपके आसानी के लिए, एब्सोल्यूट ऑफ इंटीजर, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, एब्सोल्यूट ऑफ इंटीजर निकालने के लिए ABS। अब इसका वो क्या है, वेरिएबल इंटीजर का A, ठीक है। अब मैं अगर इसी का सी आउट निकालता हूँ, F एब्सोल्यूट ऑफ इंटीजर, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं जी, अगर मैं इंटीजर को ABS के थ्रू निकालूं या FABS के थ्रू निकालूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि फ्लोट वैल्यू को एब्स ऑफ फ्लोट वैल्यू अगर देखें, एब्स फंक्शन लगाएं तो क्या होगा। अब फ्लोट वैल्यू क्या है, इसमें B है। अब एक और सी आउट कर देते हैं एफ एब्स फंक्शन ऑफ फ्लोट, ठीक है, यहाँ फिर हम एफ एब्स फंक्शन ऑफ बी
अच्छा, ये पहले रिजल्ट देख लें, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, इसको हम BF2 कर देते हैं, बिल्ट इन फंक्शन 2। ओके। अब वो कहता है जी सबसे पहले इंटीजर, अब हमने अगर इंटीजर पॉजिटिव देंगे तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो वैसे ही पॉजिटिव होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू किससे कहते हैं? अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं +4 लिखूं तो उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है, अगर -4 लिखूं तो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं -4 लिखता हूं और फ्लोट का लिख देता हूं -5.5। अब देखें, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ली मैंने -4 की तो वो 4 आ गई। अब एफ एब्सोल्यूट वैल्यू ली -4 की तब भी ये आ गई। यानी कि ये एबीएस या एफ एबीएस ऑफ इंटीजर दोनों का सेम रिजल्ट आता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोट की, कि अगर मैं फ्लोट का एबीएस कर लूं तो वो एब्सोल्यूट भी निकाल देता है और फ्लोट टू इंटीजर भी कन्वर्ट कर देता है। और एफ एबीएस टू फ्लोट ये सिर्फ उसका एब्सोल्यूट निकालता है। मेरी बात समझ लगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं? बेसिकली अगर एक वैल्यू है 5.5 तो ये कौन सी होगी? ये फ्लोट वैल्यू होगी ना। अब अगर मैं कहूं कि इस फ्लोट वैल्यू का इंटीजर क्या है 5.5 का, तो इसका इंटीजर होगा सिंपल 5। यही होगा ना, 5 इंटीजर है और 5.5 इसकी फ्लोट वैल्यू। या अगर मैं 4.5 कह लूं, चलें मैं दोबारा एग्जांपल लेता हूं एक और, ताकि आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएं। इंटीजर मैं इंटर कर देता हूँ 2, फ्लोट वैल्यू इंटर कर देता हूँ 6.7। अब देखें, एब्सोल्यूट ऑफ इंटीजर 2 का 2 ही आना था, -2 लिखता तब भी यही आना था। यानी कि अगर इंटीजर का मैं एब्सोल्यूट लूं या एफ एब्सोल्यूट लूं तो रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन फ्लोट के मामले में चेंज हो जाएगा। अगर फ्लोट का एफ एब्सोल्यूट लूं तो ये सिंपल एब्सोल्यूट निकाल के दे देगा, -6.7 को +6.7 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं फ्लोट का सिंपल एब्सोल्यूट लूंगा तो ये एब्सोल्यूट भी दे देगा और फ्लोट को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब मैंने ये दोनों पॉजिटिव ले ली थी। अब यही मैं अब दोबारा सॉल्व करता हूं। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, इंटीजर मैं कह देता हूँ -2 और फ्लोट कह देता हूँ -6.7। देखें रिजल्ट फिर भी सेम आ रहा है। ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू कहती है उसे, है ना, कि अगर भाई प्लस है तब भी प्लस कर दे, माइनस है तब भी उसे प्लस करके शो करे। ठीक है, तो ये समझ लग गई कि अगर बेसिकली अगर मैं कहूँ कि 6.7 का इंटीजर क्या है तो भाई 6 है। ठीक है, तो इसका अगर एब्सोल्यूट लूंगा जो कि हमने देखा था कि ये देखें कि एबीएस क्या करता है, ये इंटीजर वैल्यू दे देता है एब्सोल्यूट की, और एफ एफ क्या करता है, ये फ्लोट की इंटीजर फ्लोट की एब्सोल्यूट दे देता है। ठीक है, अगर आप फ्लोट का एबीएस ले लें, एब्सोल्यूट ले लें सिंपल फ्लोट का, तो वो एब्सोल्यूट तो कर देगा लेकिन फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट भी कर देगा। ठीक है, अब आप इसको जाएं प्रैक्टिस करें, आपको ये चीजें समझ लग जाएंगे। इसी तरह हम राउंड सील फ्लोर की भी एग्जांपल ले सकते हैं ताकि आपको मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। चलें, मैं क्या करता हूँ, इंट को इसको कर देता हूँ, इसको भी फ्लोट कर देता हूँ फिलहाल। इसको कह देता हूँ float1 float2। अब बेसिकली मैं राउंड कर रहा हूं ना। अब मुझे बताएं कि राउंड वैल्यू किसकी निकलती है, इंटीजर की निकलती है या फ्लोट की निकलती है? इंटीजर तो पहले ही राउंड ऑफ है ना, फ्लोट वैल्यू की ही राउंड निकलती है ना। तो आए, अब हमने दो फ्लोट वैल्यू ले ली, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सी आउट का हम कहते हैं कि जी राउंड ऑफ F1, यानी कि float1 का राउंड करते हैं हम। इसका क्या होगा, राउंड, और F1 का क्या है, ए है ना वेरिएबल। ठीक है, अब इसी को ही हम कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देते हैं। राउंड ही करते हैं लेकिन F2 का करते हैं, और अब जब F2 का करेंगे तो भाई इसका वेरिएबल बी है। ठीक है, अब इसी तरह हम फिर सी आउट करते हैं। अब राउंड की बजाय हम कर देते हैं सील, सील ऑफ F1
इसका फंक्शन है CEIL, सील ऑफ ए, क्योंकि अब 1 का जो वेरिएबल है वो ए है। अब हम इसको कॉपी करके इसका फ्लोटो का भी सील निकालते हैं। फ्लोटो का सी यहाँ ए की जगह कर देंगे बी। अब हम इसका करते हैं फ्लोर ऑफ F1, यहाँ पे हम कहेंगे फ्लोर ऑफ ए एंड एल। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका F2 का फ्लोर निकाल लेते हैं, यानी कि सेकंड फ्लोर पॉइंट का, तो इसका वेरिएबल होगा बी। अच्छा, ये सील राउंड फ्लोर में क्या फर्क है, अभी आपको 1 मिनट में समझ लग जाएगी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो वो कहता है कि भाई दो फ्लोट वैल्यूज इंटर कर दें। एक मैं कर देता हूँ 2.3, एक मैं कर देता हूँ 7.8, नहीं 7.9, आपकी आसानी के लिए। अब देखें, राउंड ऑफ F1 जो किया उसने, इसका जो राउंड किया वो 2 कर दिया और इसका 8 कर दिया। सिर्फ राउंड ऑफ को समझें अभी। इसका ये मतलब है कि भाई राउंड में अगर 2.3 है तो इसका राउंड वैल्यू क्या करेंगे, 2 करेंगे। यानी कि अगर 0.5 से कम है तो इसे नीचे वाली वैल्यू में ले जाएंगे, अगर 0.5 से ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू में ले जाएंगे। जैसे ये 2.3 0.5 से कम था तो इसका राउंड 2 कर दिया। ये 7.9 था, इसका 0.5 से ज्यादा था तो इस 7 को क्या कर दिया, 8 कर दिया। ये तो सिंपल पता है ना आप लोगों को राउंड कैसे होता है। अब सील कहते हैं, ये सील का वर्ड निकला है सीलिंग से। अक्सर आप वर्ड यूज करते हैं ना, सीलिंग फैन, अपने रूम की सीलिंग करने। सीलिंग किसे कहते हैं, छत को कहते हैं। छत का वो हिस्सा जो अंदर वाली साइड पे होता है। बेसिकली छत रूफ भी होती है और सीलिंग भी होती है। रूफ कहते हैं बाहर वाला हिस्सा, सीलिंग कहते हैं अंदर वाला हिस्सा। यानी कि सील की तरफ ले जाना है, यानी कि छत की तरफ ले जाना है, अपर साइड पे ले जाना है। अब 2.3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आएगा, सील करेंगे तो 2.3 का 3 हो जाएगा बेसिकली। यानी कि 2 के बाद जो भी इंटीजर आ रहा है वो हो जाएगा। 7.9 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये देखें, F1 का सील 3 हो गया और F2 का सील 8 हो गया। यानी कि जो भी नेक्स्ट इंटीजर होगा, ठीक है। इसी तरह फ्लोर कहते हैं फर्श को, यानी कि नीचे वाली साइड पे जाना है। तो 2.3 का जो फ्लोर है वो सिंपल 2 होगा, 7 पॉइंट का जो फ्लोर है वो सिंपल 7 होगा। यानी कि लोअर साइड पे राउंड ऑफ कर देना। देखिए, हमने यही चीज पढ़ी थी ना यहां पर, कि भाई राउंड ऑफ कहते हैं जो सिंपल राउंड कहते हैं, सील कहते हैं राउंड अप या राउंड नेक्स्ट। यानी कि जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आ रही है ना उस पर राउंड कर देना। 2 की नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू 3 है, 7 की नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू 8 है। और फ्लोर कहते हैं राउंड डाउन या राउंड प्रीवियस, यानी कि जो प्रीवियस जो भी इंटीजर वैल्यू थी उस पे चले जाना है। 2.3 की प्रीवियस वैल्यू क्या है, 2। 7.9 की इंटीजर वैल्यू क्या है, 7। सिंपल ये काम किया हुआ है। तो अब मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम में कहीं पे हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, कहीं पे सील करने की जरूरत पड़ती है, कहीं पे फ्लोर करने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राउंड ऑफ करने के टोटल 3 तरीके हैं, एक सिंपल राउंड ऑफ, एक सील और एक फ्लोर। ठीक हो गया। अब ये मजीद जाएं, घर जाके प्रैक्टिस करें और आपको इंशाल्लाह ये चीजें समझ लग जाएंगे। ओके, इसी तरह साइन कॉस टेन आप निकाल सकते हैं अगर कहते हैं। तो मैं इसका भी एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। चलें जी, कंट्रोल F, इसी को कंट्रोल V कर देते हैं, सेव करते हैं BF3 के नाम से। अच्छा, अब साइन टेन, अब यहाँ कहते हैं इंटर, इसे क्या कहेंगे, इंटर रेडियंस। ठीक है। अब रेडियंस में वैल्यू लेनी है आपने और इसका हाँ 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 साइन कॉज निकालना है। साइन कैसे निकलेगा, साइन ऑफ ए एंड एल सी आउट। अब इसी का कॉज अगर निकालना है
तो इसका कॉज ऑफ ए। ठीक है, बचपन में याद होगा आप साइन कॉस टेन ये निकालते रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब वही चीजें हम बिल्ट इन फंक्शन, ये भी मैथ की हिस्सा है ना बेसिकली। तो हमने कौन सी लाइब्रेरी ऐड की हुई है, मैथ वाली लाइब्रेरी ऐड की है ना, तो हम सारे वो मैथ वाले फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें जी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इंटर रेडियन वन इंटर करता हूं तो मुझे साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल के दे रहा है, क्योंकि मैं ये साइन कॉस टेन। अब इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो हम जाते हैं गूगल में, और गूगल में लिखते हैं साइन वन क्या है। ठीक है, आए जी देखते हैं। अब साइन वन की वैल्यू गूगल क्या बता रहा है हमें, 84147 यही बता रहा है ना। देखें वही हमारे पास निकली है। अब इसी तरह कॉस वन आप देखना चाहें, कॉस वन क्या है, तो वो देख लें क्या बता रहा है, 540, ये देखें 540,302। ठीक है, अब इसी तरह टेन वन देखना है, टेन वन की क्या वैल्यू है, 1.5574, ये देखें जी वही। ठीक है, अब अगर वन की बजाय किसी और चीज की वैल्यू देखना चाहते हैं, आप कंट्रोल सॉरी F11 करते हैं दोबारा। यहाँ हम वन के बजाय कुछ भी जो भी रेडियंस हैं, फॉर एग्जांपल आपने रेडियन थ्री की वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये लें जी, रेडियन थ्री की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो यहाँ देखें टेन की अगर वेरीफाई करनी है, टेन थ्री लिखें। देखें क्या वैल्यू इसने निकाली है, ये देखें -0.142547, ये देखें यही वही वैल्यू है। सिंपल। हम ये बचपन में साइन कॉस टेंजेंट ये हम बेसिकली रेडियंस में निकाल रहे हैं, इसी तरह आप डिग्री में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो साइन कॉस टेन भी आपको निकालना आ गया। इसी तरह सिंपल, इसी तरह आप लॉग लॉग टेन भी निकाल सकते हैं। आए जी इसी प्रोग्राम के अंदर हम एक और ऐड कर देते हैं, सी आउट, चलें अलग प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं कंट्रोल एन कंट्रोल वी। यहाँ पे हम क्या देते हैं, इंटर वैल्यू जो भी, यहाँ पे हम कर देते हैं लॉग, लॉग निकालना है ना, तो इसका फंक्शन क्या था, लॉग ऑफ ए हो जाएगा। इसी तरह एक और टाइप है लॉग की, दैट इज लॉग टेन, बेस टेन। याद होगा बचपन में हम निकालते थे नेचुरल लॉग और लॉग बेस टेन, उसके लिए लॉग टेन का फॉर्मूला वो होगा फंक्शन। ठीक है, ये उसी तरह ही अब हम इसको 11 इसका कर देते हैं BF4। अब ये देखें हम कोई भी वैल्यू लिखें, फॉर एग्जांपल हमने 100 लिखा, 100 का नेचुरल लॉग 4.6 है, लॉग 10 2 है। अब अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप उसी तरह गूगल पे जाएं और लिखें लॉग ऑफ 100। ठीक है, अब ये देखें लॉग ऑफ 100, अच्छा ये बेस 10 बेसिकली हमें देगा, बेस 10 होता है। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ 100 क्या आएगा, ये देखें नेचुरल लॉग जो होगा वो 4.6 आ गया। लॉग जो सिंपल हम कहते हैं उसे नेचुरल लॉग कहते हैं, लॉग 10 का मतलब होता है बेस 10। ठीक है, ओके गया, इसी तरह लॉग बेस 10 लॉग ऑफ 100 लिखेंगे तो ये देखें बेस 10 लॉग ऑफ 100 2 आ गया, हमारा भी 2 आ गया। सिंपल, ये वही चीजें हैं जो बचपन में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई हैं। अब इसी तरह देखें फ्लोट पॉइंट का रिमाइंडर है। हाँ जी, मैं ये भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसको हम कॉपी करते हैं, एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको सेव करते हैं, BF कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5, ये लेंगे। अब हम क्या करना है जी, एफ मोड बेसिकली निकालना है। एफ मोड दो वैल्यू चाहिए होता है, रिमाइंडर निकालना है ना, एक नोमिनेटर चाहिए एक डिनोमिनेटर के, एक ऊपर वाली वैल्यू एक नीचे वाली वैल्यू, जो डिवाइड करके फिर हमें रिमाइंडर देंगे। आए जी हम एक इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इसी का ही कॉपी कर लेते हैं, इंटर सेकंड वैल्यू, यहाँ से इन एक ही जगह करेंगे बी, और सी आउट कर देंगे
इसे क्या कहेंगे, रिमाइंडर। इसका क्या निकलेगा, एफ मॉड। मोड कहते हैं मॉडुलस, ठीक है, एफ कहते हैं फ्लोट पॉइंट को, ठीक है, एफ मॉड इसका ए कोमा बी, ठीक है। अच्छा, एक चीज चेक करते हैं, क्या मॉड भी कोई फंक्शन है। एक मिनट, पहले एफ मॉड चला के देख लेते हैं। इंटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल 5 को मैं 2 से करूंगा तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि 2 2 × 4 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। तो ये इंटीजर और फ्लोट वैल्यू दोनों के लिए चलता है। लेकिन मैं एक और चीज़ देखना चाहता हूँ कि इसका अकेला कोई मॉड फंक्शन भी है या ये एफ मॉड के थ्रू ही चलता है। नहीं जी, मॉड नहीं है, ठीक है, एफ मॉड के थ्रू ही चलते हैं। एफ मॉड में फ्लोट और इंटीजर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अभी हमने सिंपल इंटीजर वैल्यू देखी थी। अब अगर मैं कहूँ कि 5.2 को 2.5 से वो करें, अब 2.5 × 2 5 होता है, तो 0.2 रिमाइंडर आना चाहिए। ये लें जी, 0.2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। रिमाइंडर क्यों लिख दिया, रिमाइंडर होता है वर्ड, ठीक है। तो ये चीज समझ लग गई कि बेसिकली ये क्या करता है, ये दो नंबरों को डिवाइड करता है और जो वैल्यू रिमाइंडर के तौर पे आ जाती है वो बता देता है। अब अगर जैसे 7 और 4, इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताएं। 4 × 1 4 आ जाएगा और 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ये लें, रिमाइंडर इज 3। समझ लग गई। तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं इस तरह से ना, एफ मोड करके। और वो याद होगा, परसेंटेज के थ्रू भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम एक और तरीके से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आए हम देखते हैं जी, उस तरह से निकलेगा या नहीं। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ए परसेंटेज बी। हाँ, अच्छा, परसेंटेज के थ्रू जो रिमाइंडर निकालेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंट वैल्यू का निकल सकते हैं, इंटीजर। अब ये देखें, ये फ्लोट थी ना, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमें इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखिएगा, इंटीजर का तो ये निकाल देगा, 7 और 4 का ये देखें, 3 3 आ गया, 3 ही आना चाहिए था। लेकिन फ्लोट वैल्यू पे परसेंटेज नहीं चलती। फ्लोट वैल्यू का रिमाइंडर निकालने के लिए हमें एफ मोड का फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अब जैसे ही मैं एक को भी इंटीजर से फ्लोट करूंगा तो ये एरर दे देगा और मुझे बता देगा कि ये फ्लोट ऑपरेटर परसेंटेज पर फ्लोट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं फ्लोट का ले रहा था, तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ओके हो गया। तो ये भी पता चल गया कि रिमाइंडर कैसे निकालना है। इसी तरह हाँ, अगर पावर लेनी है तो अब देखें, हम पावर भी यहीं ले लेते हैं। पावर तो बल्कि हमने पहले भी ली थी ना, अब हम इसे बगैर फंक्शन के भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होगा, पावर 2, सॉरी 2 कह रहा हूँ, ए कोमा बी, यानी कि ए की पावर बी, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं रन करें जी, अब इस दर मैं फॉर एग्जांपल 5 2 करता हूँ, रिमाइंडर देखें, 5 2 का 1 आता है और 5 की पावर 2 क्या आती है, 25। समझ लगती है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। और याद है, पावर का हमने अलग से फंक्शन वो खुद भी बनाया था, तो उसके लिए हमें लूप लगानी पड़ी और बाकी चीज़ें। अब ये पावर का ही है, इसमें कंट्रोल जी करते हैं, हाँ। ये देखें, अब ये पावर का हमने बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने लूप लगाई और जहां तक दूसरा नंबर है वहां तक लूप चलाई और फिर इसको रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में सेव करते गए और बार बार मल्टीप्लिकेशन की और तब जाके हमारे पास रिजल्ट में पावर की वैल्यू आई, ठीक है। तो उससे कितना आसान है भाई, हम सीधा सीधा बस पावर का फंक्शन कॉल करें और पावर कैलकुलेट हो जाती है, दैट्स इट। ये पावर है फंक्शंस की बेसिकली, ठीक है, यानी कि ये फंक्शंस की वजह से ही है। लेकिन ज़रूरी है कि जोन सा भी आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसकी हेडर फाइल, उसकी लाइब्रेरी लाजमी ऐड करें, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब स्क्वायर रूट भी इसी तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप
करें कंट्रोल एन, सॉरी, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, इंटर वैल्यू, इसमें एक ही वेरिएबल चाहिए। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, याद है ना, बचपन से निकालते आ रहे हैं, रूट स्क्वायर वैल्यू। इसके लिए क्यू आर टी ऑफ ए, ठीक है। कंट्रोल एफ, अब इसका भी F6 कर देते हैं जी हम इसका नाम। ओके, अब अगर मैंने 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो 3 होगा, यानी कि ये पावर का ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर मैं 3 की पावर 2 लूंगा तो वो 9 आ जाएगा, और 9 का अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो वो 3 आ जाएगा। इसी तरह देखें, अब फॉर एग्जांपल 25 मैं लिखता हूँ। अब मुझे बताएं कि इसका स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका पावर 2 लें तो वो 25 आ जाता है, दैट इज 5। 5 × 5 25 होता है, तो स्क्वायर रूट 25 का क्या होगा, 5, ये लें। ठीक है, तो ये चीज समझ लग गई आपको। ओके, ये तो थी, यानी कि ये इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथ लाइब्रेरी के अंदर, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। गूगल पे जाएं और लिखें math.h फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट आ जानी चाहिए, ये सी प्लस प्लस। अब ये देखें, ये मैक्स, ये देखें, अब मैक्स का भी एक वो फंक्शन है। पहले तो हमने इफ एल्स लगा के मैक्स निकाला था ना, अब हम सिंपल मैक्स एक्स कोमा वाई लिखेंगे और वो हमें उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, इसी तरह मिनिमम वैल्यू निकाल देगा, इसी तरह स्क्वायर रूट, राउंड, लॉग। अब ये देखें, ये कितने सारे फंक्शन है, एब्सोल्यूट है, ए कॉज है, ठीक है, ए साइन, ए टेन, ठीक है। अब ये आर्क से है, ये फिर इसी तरह कॉस टेन, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एफ एप्स। अब इसमें से कुछ तो हमने यूज कर लिए हैं, कुछ अब आपने खुद एक्सप्लोर करने, अंडरस्टैंड करने, ठीक है। ये देखें, ये लिस्ट है, इसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको, फिर इसी तरह यहाँ पे भी आपको ये देखें, ये कितनी सारी लिस्ट मिल जाएगी, ये देखें, ठीक है। और सबसे अच्छा जो डाटा है ना मेरी नज़र में, वो C++.com पर है, ठीक है। अब ये देखें, ये उसने सी लाइब्रेरीज की लिस्ट दी हुई है सारी, कि math.h अगर ऐड करेंगे तो उसमें ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह अगर आप अब ये math.h के फंक्शंस की लिस्ट भी दी हुई है इसने सारी। इसी तरह वो कहता है कि भाई C type.h एक वो होती है लाइब्रेरी। अब C.h में करेंगे तो ये देखें, ये सारे के सारे ये फंक्शन है, टू लोअर, टू अपर, फिर ये सारा इसी तरह। अब इसमें एक टू आस्की भी होता है, अब इसने आस्की नहीं दिया हुआ, पता नहीं क्यों, ठीक है। आए ये बाकी ये चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। आए इसका ना आस्की कोड हम निकालते हैं, आए इसको खुला रहे, इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ेगी। आए इसका करते हैं कंट्रोल C, कंट्रोल N, कंट्रोल V, कंट्रोल S, PF7। अच्छा, अब मैथ का हमने कोई काम नहीं करना, अब हम क्या कर रहे थे, अब हमने आस्की निकालनी थी। आस्की की लाइब्रेरी है सी टाइप, ठीक है। करेक्टर टाइप बेसिकली इसका मेरे ख्याल में नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम देखते हैं सी टाइप से क्या बनता है, हेडर डिक्लेयर्स, हाँ, करेक्टर हैंडलिंग फंक्शन, बिल्कुल सी टाइप करेक्टर, सी टाइप से करेक्टर हैंडलिंग बनता है। ओके, अब हमने सी टाइप को ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आस्की निकालनी है ना, तो आस्की किसकी निकलेगी, किसी करेक्टर की निकलेगी ना। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं करेक्टर ए, मैं कहता हूँ इंटर करेक्टर, ठीक है। उससे हमने सीन ए कर लिया, तो अब मैं यहाँ से निकालता हूँ आस्की, आस्की कोड इज, अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा उसका ASCII, ठीक है। अच्छा नहीं, आस्की नहीं होगा, ये टू आस्की होगा, यानी कि इसको मैंने कन्वर्ट करना है टू आस्की। किसको कन्वर्ट करना है, ए को,
चलें जी, पहले इसको प्रैक्टिकली देख लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल ए एंटर करता हूँ तो दिस शुड गिव मी 65। हर कीबोर्ड में जितने बटन है ना आपके कीबोर्ड में, हर कीबोर्ड का एक कोड होता है जिसे आस्की कोड कहते हैं, ठीक है। आस्की से आई थिंक अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, पता नहीं क्या बनता है, आए हम देख लेते हैं जी। आस्की स्टैंड्स फॉर, ये बनता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं आस्की कोड्स ऑफ ए टू जी, फॉर एग्जांपल ए टू जी के आस्की कोड हम देखना चाहते हैं, आए जी इस तरह से इस वेबसाइट से देख लेते हैं। अब मैंने किसका कोड निकाला था, कैपिटल ए का। कैपिटल ए शुड बी, ये देखें 65, कैपिटल ए का क्या है 65। अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल सी लिखूंगा तो दिस शुड गिव मी 99। चलें जी, मैं स्मॉल सी का आस्की कोड चेक करता हूँ। कंट्रोल F11 वैसे प्रेस करते हैं, सॉरी, इसका सी स्मॉल, दिस इज 99, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है कीबोर्ड का, ये देखें ये बाइनरी कैरेक्टर का टेबल ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेम वही वैल्यू देंगे, हर कीबोर्ड का एक आस्की कोड होता है, अगर वो निकालना है तो वो सी टाइप की लाइब्रेरी है। इसी तरह आप देखें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ये देखें ये भरी पड़ी है, ये अब आपने खुद जाके इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अब ये स्टूडियो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, stdlib बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, string.h बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब इसमें एक और conio.h बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो इसने दी नहीं हुई है आई थिंक। हाँ, हाँ कोनियो उसने नहीं दी हुई, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी, अब जैसे देखें इसने टू लोअर टू अपर दे रखा है, टू आस्के नहीं दिया हुआ था। तो अब आप खुद जाके एक्सप्लोर करें मुख्तलिफ वेबसाइट से तो आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आए मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, अ, इसको इसी के अंदर ही कर लेते हैं, conio.h, ये भी एक लाइब्रेरी है, हैश इंक्लूड conio.h। अब वो करती क्या है, वो बेसिकली ये कहती है कि भाई आपने एक करैक्टर लेना है, ठीक है, खुद से काम ना हो, यानी कि एक एक्स्ट्रा कोई टैब डलवाना है आपने। गेट सी एच का एक फंक्शन है, ठीक है, गेट सी एच का फंक्शन कि गेट करैक्टर के नाम से है। हाँ जी, अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ए करता हूँ तो दिस शुड बी 97 आई थिंक, हाँ 97। अब देखें उसने प्रोग्राम को खत्म नहीं किया अभी तक, एग्जीक्यूट खत्म कब होगा, जब वो ये वाला फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, गेट करैक्टर। वो कहता है कोई भी एक बटन प्रेस कर दें तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लें जी, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। इसी तरह अगर आपने गेट करैक्टर शो भी करना है, डिस्प्ले भी करना है, तो गेट सी एच ई है कि भाई आपने यूजर ने कौन सा करैक्टर प्रेस किया है इस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एफ लिखता हूँ, एफ का कोड आ गया। अब मैं जे प्रेस करता हूँ तो ये देखें जे प्रेस करके कोड खत्म हो गया। ये जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है समटाइम। गेट सी एच का मतलब होता है गेट करैक्टर, गेट सी एच ई का मतलब होता है गेट करैक्टर इको। इको कहते हैं शो करना, डिस्प्ले करना, ठीक है। तो इस तरह के बेतहाशा बिल्ट इन फंक्शन है। आपने क्या करना है, जस्ट उसकी लाइब्रेरी ऐड करते जाना है और उस फंक्शन को कॉल करते जाना है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, जो पहले से ही सी प्लस प्लस के डेवलपर्स ने, सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर्स ने बनाकर इसके अंदर रख दिए हैं। ये तो है बिल्ट इन फंक्शन। अब बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो बिल्ट इन नहीं होते, आपको खुद बनाने पड़ते हैं। उन फंक्शंस को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है जी। समझ लग गई। आज हमने बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन पढ़ लिए। बिल्ट इन फंक्शन में ये हमने मैथ डॉट एच देख ली, कोनियो डॉट एच देख ली, सी टाइप देख ली, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन देखेंगे। ये जो लेक्चर है आज वाला, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद जीए के अंदर अपलोड कर दूंगा। अगर आप में से कोई बंदा न्यू है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, और बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे। और इसकी अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है, डिस्कशन करनी है, तो ये हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है लर्न विद जीए के नाम से ही, इसको ज्वाइन कर लें और इसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।